नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक वक्त पर देश में कोरोना से हाहाकार मचा था, कहीं ऑक्सीजन की कमी दिख रही थी, लेकिन अभी भी वैक्सीन की कमी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी। इसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में घर पर बैठकर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में इंडिया न्यूज के जरिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कोविड वैक्सीन से जुड़ी कोई समस्या हो, वैक्सीन से जुड़ी कोई जानकारी आपको लेनी हो, या फिर होम आइसोलेशन में कोई शख्स अगर इलाज करा रहा हो, रिकवरी कर रहा है, तो उसके बारे में भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो इंडिया न्यूज़ के जरिए आप ये सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। सबसे पहले कोरोना के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, सांस फूल रही है, छाती में दर्द है, कोविड निमोनिया की शिकायत है, खून बलगम में खून आ रहा है, इस तरह की कोई शिकायत है, तो आप टेस्ट करवाइए डॉक्टर के कंसल्ट के बाद। इंडिया न्यूज़ पंजाब के ओपीडी के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। आप सिम्टम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिम्टम्स को समझें, जागरूक रहें। कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शालिनी जुड़ चुकी हैं। अगर आप उनसे वैक्सीन और कोरोना के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपना सवाल पूछिए। अपनी समस्या का समाधान केवल एक फ़ोन कॉल के जरिए आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर शालिनी, आपका बहुत स्वागत है मैम इंडिया न्यूज़ की इस ओपीडी में। सबसे पहले मैम हम फिलहाल ये जानना चाहेंगे कि क्या कोशिशें करनी हैं, और जब अनलॉक की स्थिति हो रही है, लोग एक बार फिर से लापरवाह और बेपरवाह दिखने लगे हैं, तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है डॉक्टर शालिनी? आवाज नहीं आ रही। जी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ। मैम, मेरा सवाल यही था कि अब जब अनलॉक की स्थिति हो चुकी है तमाम राज्यों में, देश के लगभग हर राज्य में, और ऐसे में एक बार फिर से लोग लापरवाह और बेपरवाह दिखने लगे हैं, तो ऐसे में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से ऐसे कदम हैं जिनको कदम उठाना चाहिए, और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? जब अनलॉक शुरू हो गया है तो फिर हमें इंडिविजुअल्स को ही हमें ही प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। रखना है, मास्क हमेशा पहन के भी बाहर निकलना है और बार बार हाथ धोते रहना है। और 6 फुट की दूरी जो है, जो अक्सर बाजार में देखा जाता है कि नहीं बना के रखते हैं लोग, वो बना के रखना बहुत ज़रूरी है जी, वो हम सभी को करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। इसके अलावा कोविड की तीसरी वेव से बचने के लिए क्या कोशिशें हम अपने स्तर पर कर सकते हैं? सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, लेकिन लोग अपने लेवल पर क्या कोशिश करें, चाहे वो इम्यूनिटी से जुड़े डाइट वाला मसला हो, या फिर एक्सरसाइजेस की बात हो, या फिर प्रिकॉशंस की बात हो? जी, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो हम तीसरी लहर आएगी ही नहीं। तो ये हमारे ऊपर है कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, ये पूरी जनता पे डिपेंड करता है। अब ये हमें देखना है कि हमने कितना सुरक्षित रहना है। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है, इसके लिए कोशिश हमें करनी होगी। लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके जहन में, दर्शकों के जहन में कोई सवाल हो तो आप इन नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर शालिनी से। इसके अलावा मैम, वैक्सीन को लेकर क्या राय आपकी है? लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है सरकार के लेवल से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, डॉक्टर्स भी लगातार जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ डाउट्स लोगों के जहन में है। अभी भी वो उत्साह लोगों के जहन में नहीं दिख पा रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की जो कोशिश है वो नहीं दिख रही, लोग आगे नहीं आ रहे हैं। वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, खास करके अगली वेव को ख़त्म करने के लिए, उससे पहले एहतियात के लिए और अपने आप को बचाने के लिए? जब भी कोई वैक्सीन आता है तब ऐसा ही होता है। जब भी कोई नई बीमारी के लिए वैक्सीन आएगा तब ऐसा होता है, और कुछ लोग थोड़े पीछे रहते हैं, कुछ लोग आके आगे लगवाते हैं, और फिर जब काफ़ी लोगों को लग जाता है तो जो पीछे रह गए होते हैं वो भी समझ आते हैं कि इससे हमारे को फ़ायदा ही है। तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा ट्रेंड है जो देखने को मिलता है, और धीरे धीरे जो वहम लोगों के दिल में थे वो कम होते जा रहे हैं, और
ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लगवा रहे हैं वैक्सीन। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर शालिनी, क्या नए वेरिएंट्स पर भी ये बेहद कारगर होगा? वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदे लोगों को हैं? अगर इसके बारे में बताना चाहें आप दर्शकों को। देखिए, वैक्सीन की कारगरता तो रहती ही रहती है। अगर वो पूरी तरह हमें संक्रमण से ना बचा सकता हो तो वो हमारे को बीमारी ज़्यादा सीवियर नहीं होने देता है, तो कम लक्षण आते हैं बाद में। जी। तो वैक्सीन हमारे को हमेशा मदद ही करेगा, वो कभी नुकसान नहीं करेगा हमारा। तो इसको लगवाने में हमारे को हमेशा फायदा ही रहेगा, चाहे दूसरे वेरिएंट्स भी आते जाएं तब भी हमें फायदा ही रहेगा। डॉक्टर शालिनी, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव बच्चों पर ज़्यादा असरदार साबित हो सकती है। इसके लिए लगातार कुछ राज्य सरकारें बच्चों के लिए बेड्स और अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ा रही हैं। क्या इसको पहले से आंका जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, और बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है ताकि बच्चे आने वाले वक्त में सुरक्षित रहें जैसे अब तक रहे हैं? जी, अभी तक जो देखा गया है कोविड-19 की जो जितने भी वेरिएंट हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा इनका संक्रमण नहीं पाया गया है, ना ही डिजीज़ की सेवेरिटी बच्चों में ज़्यादा थी। तो ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ऐसा ही ट्रेंड रहेगा, मगर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स अलग से तैयारी हो रही है, उसकी सारी चली हुई है इस वक्त। एक दर्शक हमारे साथ नवजोत कौर जुड़ चुके हैं। नवजोत जी, बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। नवजोत जी, आप आवाज़ सुन पा रही हैं हमारी? शायद नवजोत जी आवाज़ नहीं सुन पा रही है हमारी। आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। डॉक्टर शालिनी, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। PCR आवाज़ बढ़ाइए। डॉक्टर शालिनी, इसके अलावा बच्चों की बात हमने कर ली, लेकिन जो बुजुर्ग हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस तरह से एहतियात बरतना होगा आने वाले वक्त में और अभी फिलहाल? बुजुर्गों को तो पहले से ही हम बताते आए हैं कि उनको घर से बाहर वो तभी निकलें अगर बहुत ही ज़रूरी हो। जो बुज़ुर्ग रेगुलरली दवाई लेते हैं, हम उनको भी यही सलाह देते हैं कि वो फ़ोन पे ही कंसल्टेशन करके अपनी दवाई घर पे ही मंगवा लें और उसी को कंटिन्यू रखें। अस्पताल भी तभी आएँ अगर बहुत ही ज़रूरी हो। तो बुज़ुर्गों को तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उनको कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए और कम से कम दूसरे लोगों से कांटेक्ट बनाना चाहिए। यही बात हम गर्भवती महिलाओं के लिए भी कहते हैं कि उनको पूरी प्रिकॉशन बाकी लोगों से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी उस वक्त थोड़ी कम होती है और बच्चे का भी ध्यान रखना है, इसलिए उनको भी जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको लेनी पड़ेंगी, प्रिकॉशंस अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, एक और सवाल जो लगातार उठ रहा है कि केसेस देश में कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट अब लगातार गिरता चला जा रहा है, 5% से नीचे आ चुका है देश में, पर इसके बावजूद जो मॉर्टेलिटी रेट है वो आखिर गिर क्यों नहीं रही है? इसके पीछे बुनियादी वजह क्या आप देखती हैं? क्योंकि अभी भी 2500 के करीब लगातार डेथ्स हो रही हैं, जबकि जो रोज़ाना केसेस आने वाली संख्या वो अब 1.25 लाख तक सीमित हो चुकी है। जी, केसेस तो काफ़ी कम हो गए हैं, बट हाँ, मोर्टेलिटी रेट कम नहीं हो रहा है जैसा कि आपने कहा। उसका एक कारण ये हो सकता है कि ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा सीवियर किस्म की डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि लोग जल्दी से अस्पताल आने में झिझकते हैं, तो जब तक वो आते हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और हम लोग संभाल नहीं पाते हैं फिर। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि जल्दी से जब ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर जाता है तो जल्दी से अस्पताल आएं ताकि कम खतरे में हम उसको संभाल सकें, तो वो मोर्टेलिटी रेट पे उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, इस बात का आपने जिक्र किया कि ये वेरिएंट भी थोड़ा सा खतरनाक है और हाल में जो स्टडीज सामने आई हैं
उसमें कहा गया कि डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है, जिसका असर देश के कई हिस्सों में देखा गया है। और इसके अलावा डॉक्टर शालिनी, रोज़ाना अगर हम बात की जाए तो अपनी रूटीन में हम क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर रहे? युवाओं के लिए क्या हिदायत होगी आपकी? क्योंकि हमने देखा कि इस तरह से सेकेंड वेव में ख़ास करके युवाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, कई सारे युवाओं ने अपनी जान गंवाई और हैप्पी हाइपोक्सिया के मामले भी युवाओं में ज़्यादा देखे गए। जी, हैप्पी हाइपोक्सिया भी काफ़ी देखा गया है। वही है कि हम जब थोड़ी तकलीफ होती है तब हम उस पर ध्यान नहीं देते, और वो जब बढ़ जाती है तब वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं, बैलेंस्ड खाना खाएं और एक्सरसाइज भी करें, मगर घर के अंदर करें, बाहर कम निकलें। और क्योंकि जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो बाहर जाना बहुत मुश्किल है, तो घर के अंदर ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं घर के अंदर ही। एक ही कमरे के चक्कर लगाते रहें तब वो भी वॉक ही मानी जाएगी जी। और उसका भी उतना ही असर होगा। तो हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं और हमारे को कोविड से लड़ने में भी ये मददगार होंगी। मैम, सिम्टम्स को किस तरह से पहचाना जाए? लगातार जो वेरिएंट्स बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स भी बदल जा रहे हैं। ये भी हमने देखा कि इस बार कुछ ऐसे केसेस आए थे जहाँ पर सिम्टम्स कम थे, अलग अलग सिम्टम्स आ रहे थे। तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको महसूस करने के बाद, देखने के बाद हमें डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए? और ख़ास करके इस मौसम में जब बेमौसम बारिश या फिर मानसून के सीज़न में लगातार सर्दी ज़ुकाम और बुखार जैसी शिकायतें आती रहती हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करें? जी, इन जो नए वेरिएंट्स आए हैं उसमें जुकाम कम ही देखा गया है, इसलिए उस तरफ हम ज़्यादा ध्यान ना दें कि मुझे जुकाम तो हुआ नहीं है या बुखार तो हुआ नहीं है। कोई भी अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम हो, पेट खराब है, बदन में दर्द है, कोई भी अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम हो तो हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल मैम। कोई भी अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम हो जिसका आपको अपना आप एक्सप्लेनेशन ना मिल रहा हो। सिम्टम्स आने के कितने दिन में मैम टेस्ट कराना है? डॉक्टर से सलाह कितनी जल्दी ले लेनी चाहिए? सिम्टम आते ही टेस्ट करा लेना है। सिम्टम एक बार ही आ गए तो आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो आ सकता है पॉजिटिव, वो तब पॉजिटिव नहीं आता जब सिम्टम नहीं होते। जी। और डॉक्टर शालिनी, इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे इस बार आए, इस बार के वेरिएंट में जो आरटीपीसीआर से डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, तो क्या अगर इन केस सिम्टम्स आ रहे हैं और आरटीपीसीआर में ये डिटेक्ट नहीं होता है तो फिर हमें आगे डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे टेस्ट करानी चाहिए? जी, डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर वो देखेंगे कि क्या ये कोविड हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिर वो सीटी स्कैन कराने के बारे में सोचेंगे और वो करवा लेंगे अगर वो ज़रूरी समझेंगे। बिल्कुल। मैम, इसके अलावा जो मरीज़ होम आइसोलेशन में रहकर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, होम आइसोलेशन में क्या रूटीन फॉलो करना है? डाइट किस तरह की लेनी है? कितनी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे बॉडी थके ना? और इसके अलावा मॉनिटर खुद को कैसे करते रहना है? सबसे पहले एक रूटीन आपने खुद अपने लिए बनानी है कि मैंने सुबह उठ के नहाना है, कपड़े बदलने हैं, जो कपड़े पहने हुए थे वो धोने हैं, चाहे वो आपसे नहीं धुलते हैं, मशीन में धोने हैं। अगर तब नहीं आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप कपड़े धो पा रहे हैं तो उनको एक साइड में रख दीजिए। जब 2-3 दिन में, 4 दिन में आप बेहतर होंगे तो फिर आप तब इकट्ठे धो लेंगे वो कपड़े। खाना हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज जितनी होती है उतनी करनी है। अगर आपको थकावट हो रही है एक्सरसाइज करने से तो आप बैठ जाएं, अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है। फल खाने हैं, सब्जियां खानी है, हरी सब्जियां खानी है और बैलेंस डाइट लेनी है जितना आप ले सकते हैं। जितना खाया जाता है उतना खाना है, बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश भी नहीं करनी है, बहुत कम भी खाने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आपको ठीक लगता है उतना खाएं, जितना आपको थकावट नहीं होती है उतनी एक्सरसाइज करें, मगर एक रूटीन ज़रूर बनाएं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी जी। तो आप एक्सरसाइज को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी डाइट को भी बढ़ा सकते हैं और वो सब कुछ हेल्प करेगा आपको।
कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी उससे। बिल्कुल डॉक्टर शालिनी, एक बात को लेकर लगातार कंफ्यूजन दिखा था एक वक्त तक, खास करके जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हो रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे, उसके बाद उनको कितने दिन बाद टेस्ट कराना है। कुछ राज्यों में इसको लेकर गाइडलाइन बदलती रही हैं वक्त वक्त पर। तो सिम्टम्स चले जाने के बाद कितने दिन के बाद टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है, और क्या ये ज़रूरी है कि हम रिकवर होने के बाद टेस्ट करा लें ताकि सुनिश्चित हो कि हम नेगेटिव हो चुके हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि दोबारा टेस्ट कराना ही पड़ेगा आपको। कई बारी वो फॉल्स पॉजिटिव आता है बाद में, क्योंकि वो डेड सेल्स को उठा लेता है। जी। तो दोबारा टेस्ट बहुत ज़रूरी नहीं है। जब सिम्टम्स आपके ख़त्म हो जाते हैं तो उसके 3 दिन बाद तक आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहें। उसके बाद आप थोड़ा बहुत घुल मिल सकते हैं लोगों से, लेकिन डिस्टेंस आपने मेंटेन करके रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, इसके अलावा जो लोग पोस्ट कोविड रिकवर करने के बाद अगर कोई दिक्कत महसूस करें, चाहे वो बॉडी पेन हो, सिर दर्द हो, या फिर लाइट फीवर आ रहा है, वीकनेस है, उन लोगों को क्या एहतियात बरतना है और किन चीज़ों का पालन करते रहना है? देखिए, उनको एग्जर्शन नहीं करना है, और कोई भी सिम्टम आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अभी उनको ये नहीं सोचना है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। थोड़े दिन थोड़ा सा लाइट वर्क ही रखें, उसके बाद जब रिकवरी फुल हो जाएगी तो आप पूरा काम कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, इसके साथ साथ तमाम एहतियातों का पालन करना होगा। आपने बताया कि रूटीन का पालन करना है, डाइट अच्छी लेती रहनी है हमें, लेकिन साथ साथ कितने वक्त तक ये चीज़ें चलती रहें? जी। और जिस तरह से कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं पोस्ट कोविड, चाहे वो फंगस के मामले हों या अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो कब तक अपने आप को सावधान रखना है? देखिए, फंगस के जो मामले हैं वो उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी पहले से लो होती है, जैसे डायबिटिक्स होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, और डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा देखे जा रहे हैं ये केसेस। तो उनको तो हमेशा ही प्रिकॉशन लेनी ही है। और डाइट और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो किसी हेल्दी इंसान को भी अच्छी ही मेंटेन करनी चाहिए। तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने कब तक अच्छा खाना खाना है और कब तक एक्सरसाइज करनी है, हमेशा करनी है। डॉक्टर शालिनी, इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर कुछ और सवाल जो लगातार उठ रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन लेनी है, इसको लेकर भी लोगों के मन में शंका है। तो क्या एफिशिएंसी रेट जो है उसको लेकर भी कोई प्रायोरिटी रखनी है, या फिर जो वैक्सीन फिलहाल मिल रही है उसको लगवाइए, ये ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए? जी, इस वक्त हमारे देश में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें वैक्सीन लगानी चाहिए हमें। और अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, तो जो हमें मिल रहा है वो लेना चाहिए। और एफिकेसी सबकी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कम है, अच्छी है। सभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, सभी वैक्सीन अच्छी हैं, कोई भी खराब नहीं है। बिल्कुल मैम, ब्लैक फंगस या जो फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, अगर इस तरह के इश्यूज किसी में हैं तो सिम्टम्स को कैसे पहचानना है, क्या सिम्टम्स हुए हैं? इसकी तो आपको खुद ही ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है कि आपको कोई लीजन या कोई दाग जैसा काला कहीं पे ना आ रहा हो। और फंगस जैसी होती है, जैसे ब्रेड पर फंगस उग जाती है अगर बाहर रखी जाए, तो वैसी ही ये भी फंगस होती है। तो ये कहीं आपके शरीर पर कहाँ आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनको दिखाएं कि ये आपको हो रहा है, तो वो खुद आगे उसका सैंपल लेके वो डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा मैम, जिस तरह से आयुर्वेदिक चीज़ों का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, तुलसी का काढ़ा हो या फिर गिलोय का काढ़ा, और विटामिन सी के लिए लगातार लोग नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें कितनी कारगर हैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में?
जी, जहाँ तक मैं मानती हूँ हम लोग हमेशा से ही काढ़े पीते आए हैं। आज कोई नए नहीं शुरू किए हैं। बिल्कुल। हमने बचपन से ही काढ़े पिए हैं और हमारे बुजुर्ग भी काढ़े ही पीते थे। तो बहुत अच्छे हैं जी, बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि ये कोरोना को हराने में कैसे कारगर हैं या कोरोना के ट्रीटमेंट में हैं, तो उसके बारे में मेरे को कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यकीनन। मैम, दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश, खास करके जब अनलॉक की स्थिति अब आ चुकी है? पिछली बार हमने देखा था कि अनलॉक के बाद लोग लापरवाह हुए और सेकंड वेव की जो दस्तक थी वो एक बड़ा कारण उस लापरवाही की वजह से भी थी। तो आपका कोई संदेश दर्शकों के लिए इस अनलॉक की स्थिति में? जी, संदेश तो यही रहेगा कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जो 3 मेन चीज़ें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है हमने, और मास्क हमेशा बाहर जाते वक्त लगा के रखना है और बार बार हाथ धोते रहना है। ये 3 चीज़ों का अगर हम पालन करें तो हम कोरोना को ज़रूर हरा सकते हैं। और अगर इन 3 चीज़ों में एक भी चीज़ में हम लापरवाही करेंगे तो फिर ये सेकेंड वेव पूरी भी नीचे नहीं जाएगी। बिल्कुल, बहुत तो ये शुक्रिया सब डॉक्टर शालिनी, आपने हमारे वक्त ऊपर निकाला इंडिया न्यूज़ की ओपीडी के लिए। दर्शकों के लिए बहुत शुक्रिया इस ओपीडी में जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, वैक्सीन लगवाइए और प्रोटोकॉल्स का पालन करिए। फिलहाल इसी के साथ ओपीडी में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।